Hello learners, welcome to today's session. I am Urmi Girish Chandra, SEO Home Science from NIOS. Today our topic is food and its nutrients. It is based on your lesson 2 of module 2. मैं आपको बताना चाहती हूँ लर्नर्स कि आज का जो हमारा टॉपिक है ये बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक है। आप सब जानते हैं एक मनुष्य की प्राइम आवश्यकता है फूड, इसलिए उसके बारे में जानकारी हासिल करना भी हमारी प्राइम आवश्यकता है। तो चलिए बिना विलंब करे हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो हमारे आज के टास्क्स होंगे हम आज जिन केंद्र बिंदुओं पे ध्यान देंगे वो हैं डिफाइन द टर्म फूड एंड इट्स न्यूट्रिएंट्स। हम परिभाषित करेंगे कि व्हाट इज़ फूड और उसके क्या फंक्शंस हैं। हम डिफाइन द टर्म न्यूट्रिएंट एंड इट्स रोल इन द बॉडी। न्यूट्रिएंट्स क्या है और उनका हमारे शरीर में क्या कार्य है। हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द न्यूट्रिएंट्स की। हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि न्यूट्रिएंट्स की कमी से कौन सी डेफिशिएंसी डिजीज़ेस हमारी बॉडी में हो जाती हैं, उनका क्या क्योर है और उन्हें कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। और आज हम डिस्कस करेंगे इंटर रिलेशनशिप बिटवीन फूड, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। तो लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। व्हाट इज़ फूड? फूड क्या है? Anything edible which gives nourishment to the body is called food. It can be either solid or liquid. And it is used for different body functions after digestion and absorption. तो इसके मतलब इस डेफिनेशन से दो बातें लर्नर्स उभर कर आती हैं। सबसे पहले तो वो खाद्य पदार्थ जिनको हम ग्रहण कर सकते हैं वो फूड हैं, वो क्वालिफाई करते हैं एज फूड। दे शुड बी एडिबल, खाने के योग्य होने चाहिए। दूसरी बात जो उभर के आती है वो ये है कि इन खाद्य पदार्थों को पाचन क्रिया के द्वारा हम सबसे छोटी इकाइयों में इनको तोड़ सकते हैं। इनके ऊपर डाइजेस्टिव एंजाइम्स का एक्शन हो सकता है, उसके बाद इनका एब्जॉर्प्शन हो सकता है। ये रक्त में घुलनशील होने चाहिए और रक्त के द्वारा हमारी विभिन्न कोशिकाओं में ट्रांसपोर्ट करे जाने योग्य हों और वहाँ जाकर ये हमारे बॉडी के सारे फंक्शंस जैसे ऊर्जा प्रदान करना, नव निर्माण करना, टूटे फूटे सेल्स या कोशिकाओं की मरम्मत करना और संक्रामक रोगों से हमें बचाने का कार्य कर सकते हैं। देन दे कैन बी क्वालिफाइड एज फूड। तो ये बात स्पष्ट हो गई कि फूड क्या है। फूड वो खाद्य पदार्थ हैं जो कि खाने योग्य हो, एडिबल हो और जो हमारे पाचन क्रिया से गुजरकर हमारे रक्त से विभिन्न कोशिकाओं में पहुंचकर सारे शारीरिक फंक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं, वो फूड है। लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। आवर नेक्स्ट स्लाइड सेज व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ फूड। फूड के क्या कार्य हैं? फूड के हम 3 मेन कार्य लेते हैं। सबसे पहले फिजियोलॉजिकल फंक्शंस विच आर रिलेटेड टू आवर बॉडी, शारीरिक कार्य है वो। दूसरा है सोशल फंक्शंस या सामाजिक सांस्कृतिक कार्य और तीसरा है साइकोलॉजिकल फंक्शंस या हमारे संवेदात्मक कार्य। तो सबसे पहले विस्तार में हम लेते हैं फिजियोलॉजिकल फंक्शंस या हमारे फिजिकल फंक्शंस। वो क्या हैं? लर्नर्स, आपने देखा कि आप अपनी स्कूटी चलाते हैं या अपनी बाइक चलाते हैं या कार चलाते हैं तो पहले आप उसमें ईंधन डालते हैं।
पेट्रोल हो गया, सीएनजी हो गया, डीजल हो गया, और फिर वो आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है जिससे कि आपकी जो व्हीकल है वो मूव कर सके। ऐसे ही लर्नर्स, हमारी बॉडी में बहुत सारे मूवमेंट्स होते हैं, बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, और हर क्रिया करने के लिए हमें ऊर्जा की ज़रूरत होती है। जैसे कि हमारी मोटर एक्टिविटीज़ हैं, हमारा चलना, दौड़ना, कूदना, ये सब के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, ऊर्जा की ज़रूरत होती है। ऐसे ही सूक्ष्म मसल्स वाले हमारे मूवमेंट्स हैं, जैसे उंगलियों को हिलाना, लिखना, बोलना, किसी चीज़ को उंगलियों से उठाना, इन सब के लिए भी हमें ऊर्जा की ज़रूरत होती है। ये तो शिक्षार्थियों हो गए हमारे बाहरी क्रियाएं, लेकिन हमारे आंतरिक भी बहुत क्रियाएं होती रहती हैं, जैसे हृदय का धड़कना, धमनियों में रक्त का बहना, हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स का डिस्पोजल, हमारे किडनी फंक्शंस, लिवर फंक्शंस, ब्रेन फंक्शंस, ये भी कार्यशील है, तो इनको भी ऊर्जा की ज़रूरत होती है। तो ऊर्जा हमें चाहिए बाहर के कार्यों के लिए भी और आंतरिक कार्यों के लिए भी। एक बात मैं और आपको बताऊं जो आपकी जिज्ञासा को पूर्ण करेगा, वो ये है कि खाली जागृत अवस्था में ही ऊर्जा की ज़रूरत नहीं होती है। ऊर्जा की आवश्यकता हमको सुप्तावस्था में भी होती है। जब बॉडी एट रेस्ट होती है तो भी हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आपको जिज्ञासा होगी जानने के लिए, ऐसा कैसे? तो मैं आपको बताती हूँ कि जो हमारे इनवॉलेंट्री फंक्शंस हैं, जिनके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, वो तो सतत चलते रहते हैं, जैसे रेस्पिरेशन है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड है, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स है, हमारे मेटाबॉलिक फंक्शंस हैं, ये तो चलते ही रहते हैं। इनके ऊपर हमारा कंट्रोल भी नहीं है, हम सो रहे हैं तो भी ये काम कर रहे हैं। तो इन ऑर्गन्स को, इन अंगों को और इन क्रियाओं को काम करने के लिए हमको इवन व्हेन द बॉडी इज रेस्ट ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हमारा दूसरा फंक्शन है वो है ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज़। मैं आपका ध्यान लाना चाहूँगी एक छोटे से शिशु पे जो नवजात है। आपने देखा वो कितना टाइनी होता है, कितना छोटा होता है, उसके अंग भी छोटे छोटे होते हैं, लेकिन धीरे धीरे शनै शनै वो बड़ा होता चला जाता है और उसके शरीर में अभिवृद्धि होने लगती है, वो बढ़ता चला जाता है। तो ये कैसे होता है? इसमें कोई अचंभे वाली बात नहीं है। ये एक सिंपल प्रोसेस है बॉडी का कि जो हम खाना खाते हैं उसमें कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो हमारे शरीर में नए तंतुओं का, नए सेल्स का निर्माण करते हैं, और ये जो नए सेल्स निर्माण होते हैं ये हमारे शरीर में अभिवृद्धि लाते हैं। हमारी ऊंचाई बढ़ती है, हमारी लंबाई बढ़ती है, हमारा वज़न बढ़ता है और हमारे मसल्स जो हैं वो ज़्यादा विकसित होने लगते हैं। ये सब कार्य भी फूड के थ्रू ही होता है। फूड ही इसमें की बहुत ही प्रमुख भूमिका निभाता है। ऐसे ही रिपेयर ऑफ टिश्यूज़। शिक्षार्थियों, आप एक बात को सोचिए कि अगर कोई मशीन 24 घंटे चलती ही रहे कंटिन्यूअसली तो क्या होगा? टूट फूट आनी लाजमी है और आपको उसे सर्विस सेंटर भेजना पड़ेगा। इसी तरह से हमारा शरीर जो है वो भी एक मशीन है और वो कंटिन्यूअसली चलती रहती है फॉर जब तक जन्म से लेकर मृत्यु तक वो सतत काम करती है विदाउट टेकिंग एनी ब्रेक। तो टूट फूट होना लाजमी है और उस टूट फूट को रिपेयर करता है फूड। दूसरा हमारा फंक्शन है स्ट्रेंथ टू फाइट डिजीजेस। आपने पढ़ा है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एनवायरनमेंट में हर जगह हैं। दे आर ओमनी प्रेजेंट, दे आर इन द एयर, इन द वाटर, ऑन द बॉडी सरफेस, ऑन एवरी सरफेस दे आर प्रेजेंट। तो ये बात तय है शिक्षार्थियों कि जो एक कमज़ोर बॉडी है वो एक बहुत ईजी टारगेट है फॉर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू अटैक द बॉडी। वो उसको संक्रमित करते हैं और रोग को फैलाते हैं। फूड जो है, भोजन जो है,
वो हमें शक्ति देता है, हमारे अंदर क्षमता लाता है कि हम स्वस्थ रहें, जिससे कि हमारे अंदर वो एबिलिटी आए, वो क्षमता आए कि हम उनसे फाइट कर सकें, उनको ओवर पावर कर सकें, उनको शिकस्त दे सकें, उनसे जीत सकें और अपनी बॉडी को उनसे मुक्त करा सकें। तो द फंक्शन ऑफ द फूड इज टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द बॉडी टू फाइट डिजीजेस। फिर है रेगुलेट बॉडी फंक्शंस। मैंने जैसे आपको बताया हमारे अंदर बहुत कार्य होते रहते हैं, जैसे हृदय की धड़कन है, हृदय अपना कॉन्ट्रैक्शन उसका होता रहता है, हमारे जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में होते रहते हैं, हमारे किडनी फंक्शंस हैं, हमारे लिवर फंक्शंस हैं, हमारे ब्रेन फंक्शंस हैं। इन सब के लिए भी भोजन की बहुत आवश्यकता है। भोजन इन सब को रेगुलेट करता है, साथ ही साथ एसिड बेस बैलेंस हमारी बॉडी में मेंटेन करके रखता है, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है, हमारा जो रक्तचाप है उसको मेंटेन करके रखता है, और जितनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं उनको भी उनका संचालन जो है वो सुचारू रूप से हो, इस बात का ध्यान रखता है और एक प्रमुख भूमिका निभाता है इसमें। अब हमारे आए, ये तो थे शारीरिक फंक्शंस, अब हमारे आए सोशल फंक्शंस। आप लोग को बड़ी जिज्ञासा हो रही होगी ये जानने की कि सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों से भोजन का क्या वास्ता। तो मैं आपको समझाऊंगी कि भोजन का बड़ा अहम रोल है सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों में। आप सबको तो पता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। जन्म से लेकर मृत्यु तक अनेक सामाजिक कार्यक्रम हमारे जीवन में होते हैं, और उन सब कार्यक्रमों का, उन सब सेलिब्रेशंस का जो एक प्रमुख अंग होता है वो होता है भोजन। तो वो एक हर्ष उल्लास का समा बांधता है। जैसे चाहे जन्म की खुशी हो, चाहे सालगिरह हो, चाहे सगाई हो, चाहे विवाह हो, चाहे मृत्यु के बाद का भोज हो, सब में तरह तरह के व्यंजन बनते हैं, पकवान बनते हैं, और हम अपने परिवारजनों को, अपने मित्रों को, अपने मोहल्ले वालों को, अपने गांव को, अपने समुदाय को, सबको बुलाते हैं और सब मिलजुल कर उस भोजन को बांटते हैं, खाते हैं, एक दूसरे से मेल जोल बढ़ाते हैं, सौहार्द बढ़ता है, संवेदना बढ़ती है, और एक दूसरे की मदद करने की जो हमारी टेंडेंसी है उसको भी बढ़ावा देते हैं इस तरह के सेलिब्रेशंस। तो फूड इसमें एक बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। दूसरा ये है, फूड एक आइडेंटिटी देता है। आपको ये सब पता है कि हमारा एक बहुत विस्तार वाला देश है जिसमें बहुत सारे प्रदेश हैं, बहुत सारे क्षेत्र हैं, और हर क्षेत्र का एक विशिष्ट भोजन है जो कि उस क्षेत्र को डिफाइन करता है। जैसे अगर मैं नाम लूँ लिट्टी चोखे का, तो आपको एकदम याद आएगा बिहार प्रांत। मैं अगर कहूँगी थेपला, ढोकला, तो आपको एकदम गुजरात याद आएगा। मैं कहूँगी रसगुल्ला तो आपको बंगाल याद आएगा। मैं कहूँगी इडली डोसा तो आप हमारे दक्षिण के प्रांतों से जुड़ जाएंगे। तो फूड एक क्षेत्र की आइडेंटिटी है, उसका गौरव है, और ये क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है। ये एक ऐसी डोर है जिसने पूरे भारतवर्ष को बांधा है, और खाली देश को ही क्यों, इवन विदेशों में जाकर इसने अपना परचम फैलाया है, और बाहर के देशों में भारत अपने भोजन की वजह से, अपने व्यंजनों की वजह से भी जाना जाता है। तीसरा है कि फूड जो है वो सारे समुदाय को इकट्ठा करके उनको साथ लाता है। हम जब साथ भोजन शेयर करते हैं तो हम एक दूसरे की भावनाओं को भी शेयर करते हैं, हम एक दूसरे के करीब आते हैं, हमारे अंदर सौहार्द डेवलप होता है, संवेदना डेवलप होती है, और एक दूसरे को मदद करने की हमारी जो एक टेंडेंसी है वो जागृत होती है। अब हम आते हैं साइकोलॉजिकल फंक्शंस पे।
साइकोलॉजिकल फंक्शंस या संवेदात्मक संवेदना से खाने का क्या संबंध है? खाने का बहुत ही गहरा संबंध है संवेदना से। याद करिए, जब आप अपने घर से थोड़े दिनों के लिए दूर चले जाते हैं, चाहे वो यात्रा हो, चाहे वो छात्रावास का आवास हो, आप हॉस्टल में रह रहे हैं, या आप अपनी नौकरी के लिए कहीं दूर चले गए हैं, तो एक चीज़ जो आप सबसे ज़्यादा मिस करते हैं वो क्या है? वो है फूड, घर का बना खाना, माँ के हाथ का बना हुआ खाना। ये सबसे ज़्यादा आप मिस करते हैं। और जब आप कुछ अंतराल के बाद घर लौटते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा संतुष्टि किस में मिलती है? जब आप घर का बना खाना अपनी एक पसंदीदा जगह पर बैठकर आराम से खाते हैं। तो वो जो एक परमानंद की भावना आपके अंदर आती है, वो फूड के ज़रिए ही आती है। फूड जो है वो मित्रता को बढ़ाता है। आप अपने मित्रों को अपने घर इनवाइट करते हैं, आप उनको तरह तरह के व्यंजन सर्व करते हैं, आप उनकी खातिर करते हैं, जिससे कि वो बहुत ही अच्छा फ़ील करते हैं और उन्हें लगता है कि हमारी और आपकी मित्रता बहुत अच्छी रहेगी, आपने कितना हमें इम्पोर्टेंस दी है। तो इस तरह से एक मित्र भाव को भी फूड जो है वो एनकरेज करता है। फूड हमारी बहुत ही संवेदनाओं को इस तरह से इफ़ेक्ट करता है कि आप याद करिए, जब आप रूठ जाते हैं या आपका मन बहुत उदास होता है, तो माँ कैसे मनाती है आपको? आपका फेवरेट व्यंजन बना के, और आप एकदम प्रफुल्लित हो जाते हैं, अपना गुस्सा भूल जाते हैं, अपने दुख भूल जाते हैं और आपका मन खुश हो जाता है। तो एक हर्ष उल्लास फूड जो है वो हमको देता है। इसी तरह से जो हमारे मित्रजन हैं, हमारे प्रियजन हैं, हमारे परिवार हैं, वो हमारे जीवन के विशेष अवसरों को हमारे लिए हमारी मनपसंद खाना सर्व करते हैं, टू मेक अस फील वेरी वांटेड, वेरी लव्ड। फूड एक बहुत सिक्योरिटी भी देता है। जब आप माँ की गोद में बैठा छोटा शिशु खाना खाता है तो उसको एक बहुत ही आत्मिक संतुष्टि और एक सिक्योरिटी की भावना लगती है। उसे लगता है मैं इस एनवायरनमेंट में पूरी तरह से सेफ़ हूँ, क्योंकि मैं अपनी माँ के पास बैठा खा रहा हूँ या मेरी माँ मुझे खिला रही है। तो फूड जो है वो बहुत सिक्योरिटी आपके अंदर लाता है। इसी संदर्भ में मैं कहूँगी कि हम जो एक तरह का खाना खाते रहते हैं वो हमको एक साइकोलॉजिकल बहुत संतुष्टि देता है। जैसे हमारे क्षेत्र में खाली चावल ही खाया जाता है, अगर हम आपको रोटी सर्व कर दें तो आप खाएंगे, आपका पेट भी भरेगा, लेकिन आपको संतुष्टि नहीं होगी। तो कोई भी नया खाना खाने से पहले हमें एक थोड़ी हिचकिचाहट होती है, उसे आत्मसात करने में हमें थोड़ा सा समय लगता है, और हमें जो एक सिक्योरिटी और संतुष्टि मिलती है वो उसी खाने से मिलती है जो कि हम रेगुलरली खाते हैं। तो ये थे फूड के कुछ साइकोलॉजिकल फंक्शंस। लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब मैंने बहुत सारे कार्यों का जिक्र करा आपसे, तो खाना ये कैसे करता है? जैसे मैंने कहा अभिवृद्धि होती है, ग्रोथ होती है, तो आपको जिज्ञासा हो रही होगी कैसे? तो क्या जो रोटी हम खाते हैं वो एक के बाद एक चिपक के लंबा हमको करती जाती हैं, या जो हमने फ्रूट्स खाए हैं वो अंदर जाके फाइट कर रहे हैं? हास्यप्रद लगा ना आपको? इसमें कोई रहस्य नहीं है, ना ही कोई हास्य है। एक्चुअली ये एक बहुत ही सिंपल बायोकेमिकल तथ्य है जो कि भोज विज्ञान से पर आधारित है। भोजन के अंदर बहुत ही सूक्ष्म अदृश्य, मैं आपको कहूँगी, तत्व हैं, पोषक तत्व हैं जो कि हमारी शरीर के अंदर जाके विभिन्न कार्य करते हैं। जैसे वो ऊर्जा प्रदान करते हैं, वो नए सेल्स का निर्माण करते हैं, नव निर्माण करते हैं, वो टूटे फूटे टिश्यूज़ और सेल्स की रिपेयर करते हैं, वो हमें संक्रामक रोगों से बचाते हैं, और वो हमारे अंदर जितने भी कार्य चल रहे हैं उनको सुचारू रूप से उनका संचालन करते हैं। तो इन पोषक तत्वों को हम कहते हैं
nutrients. They are called nutrients. They are very small chemical components of food. और इनका क्या कार्य है? They are needed by the body to grow and work and they regulate all body activities. अब nutrients को चलिए और विस्तार में हम लेते हैं. हम nutrients को दो वर्गों में क्लासिफाई करते हैं, डिपेंडिंग ऑन देयर केमिकल कॉम्पोजिशन एंड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी. उनकी रासायनिक संरचना और हमारे शरीर में उनकी कितनी आवश्यकता है उसके अकॉर्डिंग. तो हमारे दोनों वर्ग हो गए मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का, मैक्रो का अर्थ है लार्ज, बड़ा. तो कुछ न्यूट्रिएंट्स हमें एक लार्ज अमाउंट में चाहिए होते हैं, उनको हम क्लासिफाई करते हैं अंडर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स. माइक्रो का अर्थ होता है छोटा. तो कुछ न्यूट्रिएंट्स हमें बहुत कम मात्रा में चाहिए होते हैं, उनको हम क्लासिफाई करते हैं अंडर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. तो हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट्स या कार्बोस, प्रोटीन्स, फैट्स यानी वसा. माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में हमारे आते हैं मिनरल्स या खनिज लवण और वाइटामिन्स. ये तो रहे न्यूट्रिएंट्स, ये हमारे फूड में रहते हैं और हमारे शरीर के सारे कार्यों को करते हैं. इनके साथ साथ दो बहुत ही एसेंशियल चीज़ें हैं जो कि जिनका फूड में होना बहुत ज़रूरी है. वो हैं डाइटरी फाइबर और वाटर यानी रेशे और जल. ये हमें किसी तरह का पोषण नहीं देते हैं, लेकिन ये हमारे शरीर के जो रेगुलेटरी फंक्शंस हैं, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं, उनके सुचारू रूप से संचालन में ये बहुत मदद करते हैं. अतः ये भोजन के एक अभिन्न अंग हैं. Now let's study about the functions and sources. कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो केमिकल कंपाउंड्स हैं, वो कार्बोनिक कंपाउंड्स हैं. कार्बोनिक कंपाउंड्स क्यों हैं? क्योंकि वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर उनके सम्मिलित रूप से बनते हैं. तो अगर हम जनरल फॉर्मूला देखें दैट इज CHO. अब इनको हम क्लासिफाई करते हैं एज सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स एंड एज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स. सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स वो हैं जो कि पाचन क्रिया के द्वारा बहुत जल्दी अपनी छोटी इकाइयों में आ जाते हैं और हमारे शरीर में कार्यशील हो जाते हैं. कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो बहुत लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, इसलिए उनके ब्रेकडाउन में बहुत समय लगता है और उनका ब्रेकडाउन बहुत जटिल भी होता है. इसलिए वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं और वो समय लेते हैं अपनी इकाइयों में टूटने के लिए और फिर कार्यशील होने के लिए. सिंपल शुगर्स में आते हैं हमारे फ्रूट्स, शुगर एंड हनी. और कॉम्प्लेक्स में आते हैं ऑल सीरियल्स, सारे अनाज जैसे गेहूं है, बाजरा है, मक्का है, ये सब, चावल है, पोटैटो and sweet potato. These are all very good sources of carbohydrates. अब देखिए कार्बोहाइड्रेट्स के फंक्शंस क्या हैं. गिव्स एनर्जी. सबसे ज़्यादा इसका प्राइम फंक्शन है ऊर्जा प्रदान करना. तो ऊर्जा को हम नापते हैं कैलोरीज में. तो 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स गिव 4 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी और ये इसका प्राइमरी फंक्शन है. इसीलिए हम कार्बोहाइड्रेट रिच फूड्स को एनर्जी गिविंग फूड्स भी कहते हैं. इसका दूसरा फंक्शन है इट इंक्रीजेज द बल्क इन द डाइट. तो जैसे आप अपनी थाली की तरफ ध्यान दीजिए तो आप रोटियां या आपके चावल जो है वो ज़्यादा स्थान घेरते हैं और दाल सब्ज़ी थोड़ा कम स्थान घेरते हैं. तो ये हमारी खाने को एक बल्क देते हैं. बल्क देने से क्या होता है, जब भार बढ़ता है तो एक सटाइटी वैल्यू होती है, हमें भूख फिर जल्दी नहीं लगती, हमारे ब्रेन सिग्नल देता है कि पेट भरा हुआ है हमारा. इट हैज़ अ प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन. शिक्षार्थियों, प्रोटीन भी एक न्यूट्रिएंट है जिसका एक विशिष्ट कार्य है. अगर हम उसको ऊर्जा प्रदान करने में लगा देंगे तो वो अपना फिर विशिष्ट कार्य सही प्रकार नहीं कर पाएगा.
तो उसको स्पेयर करना, उसको छोड़ना कि तुम अपना विशिष्ट कार्य कर लो, ऊर्जा हम दे रहे हैं, ये कार्य करता है कार्बोहाइड्रेट्स। तो इट इज़ कॉल्ड प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन, कि हमने प्रोटीन को बचा दिया कि वो ये कार्य ना करे, ये ऊर्जा प्रदान करने का कार्य कार्बोहाइड्रेट्स कर लेंगे। सो दैट इज़ कॉल्ड प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन एंड मेक्स द फूड टेस्टी। कार्बोहाइड्रेट के जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो स्वाद हमारे खाने का बढ़ाते हैं, तो हमें खाने का मन करता है और हम खाना खाते हैं। अब हम आते हैं प्रोटीन्स पे। हमारा दूसरा मैक्रोन्यूट्रिएंट है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स भी कार्बनिक कंपाउंड है। ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के सम्मिलन से मिलता है। ये कॉम्बिनेशन इसको कार्बोहाइड्रेट से भिन्न कर देता है और नाइट्रोजन की वजह से ही इसके अंदर नवरचना करने की एबिलिटी आती है। प्रोटीन की जो इकाई है उसको हम अमाइनो एसिड कहते हैं और अमाइनो एसिड्स को हम दो वर्गों में वर्गीकरण करते हैं, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स एंड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। अब एसेंशियल अमाइनो एसिड्स क्या है? ये वो अमाइनो एसिड्स हैं जो हमारे शरीर में सिंथेसाइज नहीं हो सकते हैं, बन नहीं सकते हैं। और नॉन एसेंशियल क्या है? जो कि हमारे शरीर में सिंथेसाइज हो सकते हैं। नॉन एसेंशियल से आप ये मतलब मत निकालिएगा कि ये ज़रूरी नहीं है, ये बहुत अहम है, बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन ये हमारे शरीर में सिंथेसाइज हो सकते हैं। तो अगर ये डाइट में नहीं है किसी वजह से तो भी ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि हमारा शरीर इनकी संरचना करके अपनी पूर्ति कर लेगा। लेकिन जो एसेंशियल हैं वो हमें डाइट के थ्रू ही मिलने हैं, क्योंकि हमारे अंदर ये सिंथेसाइज नहीं हो सकते हैं। प्रोटीन के फंक्शंस क्या हैं? सिंथेसिस ऑफ न्यू सेल्स इसका प्राइमरी फंक्शन है। ये नव रचना करता है जिससे कि हमारे शरीर में अभिवृद्धि होती है। रिपेयर और वॉर्न आउट टिश्यूज़, जितनी टूट फूट हमारे शरीर में हुई है उसकी ये मरम्मत करता है। गिव्स एनर्जी, एनर्जी भी देता है। लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन गिव्स 4 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी। लेकिन जैसे मैंने आप बताया कि इसका प्राइमरी फंक्शन तो नवरचना है, तो उसी में अगर ये रहे तो एनर्जी देने के लिए तो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, वसा भी हैं। तो इसकी अगर ये एनर्जी देने में लग जाता है तो शरीर को बहुत भारी पड़ता है इसका एनर्जी देना, क्योंकि बाकी इसके जो मेन कार्य हैं वो रुक जाते हैं, जैसे अभिवृद्धि रुक जाती है या रिपेयर रुक जाती है। अतः हम प्रोटीन को एनर्जी के लिए यूज़ नहीं करते हैं, नहीं करना चाहिए हमें। लेकिन कभी विपत्ति के समय पे, जैसे लंबी बीमारी है या ड्राउट्स हैं, फ्लड्स हैं, जब खाना बिल्कुल अवेलेबल नहीं है, तो प्रोटीन जो है वो हमारी शरीर को ऊर्जा देकर हमारे जो वाइटल फंक्शंस हैं, जो वाइटल ऑर्गन्स हैं जिनको हमेशा ऊर्जा चाहिए रहती है, उनको ऊर्जा प्रदान करते हैं। एंड दे आर इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ब्लड, एंजाइम्स एंड हॉर्मोन्स। हमारे जो इंटरनल बॉडी फ्लूइड्स हैं, जैसे ब्लड है, रक्त है, एंजाइम्स हैं, हॉर्मोन्स हैं, इनका ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। अब हम आते हैं वसा पर। वसा भी कार्बनिक कंपाउंड है। ये भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के सम्मेलन से बनता है। तो आपके मन में प्रश्न आएगा, अगर इसमें भी CHO है और कार्बोहाइड्रेट्स में भी CHO है तो फिर ये अलग वर्ग क्यों हुआ? तो मैं आपकी ये भ्रांति दूर करती हूँ। इसमें कार्बन और हाइड्रोजन की मात्रा कार्बोहाइड्रेट से कहीं ज़्यादा होती है। इससे क्या है, इसका रासायनिक संरचना बदल जाती है, केमिकल कॉम्पोजिशन बदल जाता है, जिसकी वजह से इसके रूप और गुण बदल जाते हैं। तो ये एक अलग वर्ग हो जाता है। फैट्स को हम कई तरह से वर्गीकरण कर सकते हैं, लेकिन आज के इस सेशन में हमने जो शरीर के लिए आवश्यक है उसको लिया है वर्ग को, एसेंशियल फैटी एसिड्स एंड नॉन एसेंशियल फैटी एसिड्स। एसेंशियल फैटी एसिड्स वो हैं जिनकी संरचना हमारे शरीर में नहीं हो सकती है, दे कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय आवर बॉडी। और नॉन एसेंशियल क्या है, जो कि हमारी बॉडी में सिंथेसाइज हो सकते हैं और हमें डाइट में अगर नहीं मिलते हैं तो बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। इनके फंक्शंस हैं, दे आर कॉन्सेंट्रेटेड सोर्सेज ऑफ एनर्जी। यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट 1 ग्राम ऑफ फैट्स गिव 9 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी। इसीलिए बढ़ते बच्चे,
प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स की डाइट में हम फैट्स को इंक्लूड करते हैं क्योंकि इन स्टेजेस में एनर्जी रिक्वायरमेंट बहुत हाई होता है। दे कीप द बॉडी वार्म, ये एक सतह बना लेते हैं, एक परत बना लेते हैं हमारी स्किन के नीचे। और फैट्स जो हैं ये कुचालक है ताप के, दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। तो ये हमारी बॉडी हीट को एस्केप नहीं करने देते बल्कि उसको संजो के रखते हैं। फैट प्रोवाइड्स फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स। कुछ ऐसे वाइटामिन्स हैं जिनका जो घुलनशीलता है वो खाली फैट्स में है, जैसे A, D, E and K, तो इनको ये हमें प्रोवाइड करते हैं। दे हैव अ प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन, वो मैंने आपको समझाया कि कैसे प्रोटीन को बचा लिया जाता है कि वो अपना मेन प्राइमरी काम करे, ऊर्जा को देने में ना लग जाए, तो ऊर्जा फैट्स प्रोवाइड कर देते हैं। प्रोटेक्ट्स डेलिकेट ऑर्गन्स, हमारे जो डेलिकेट ऑर्गन्स है जैसे हार्ट है, लंग्स हैं, लिवर है, इन सब के ऊपर फैट एक परत बना लेता है जिससे कि किसी चोट या धक्के से या झटके से कोई आघात इन ऑर्गन्स को ना पहुँचे। तो ये शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है और शॉक को खुद एब्जॉर्ब कर लेता है, ऑर्गन तक नहीं पहुँचने देता है। इट एक्ट्स एज ए ल्यूब्रिकेंट, आप अपनी स्कूटी में, अपनी गाड़ी में मोबिल ऑयल डालते हैं जिससे कि बहुत स्मूथ उसका मूवमेंट हो। हमारी बॉडी भी एक मशीन है तो उसमें भी एक ल्यूब्रिकेंट की ज़रूरत होती है जिससे कि सारे ऑर्गन्स जो हैं आपस में घर्षण करके उनमें टूट फूट ना हो जाए, उनमें एब्रेशंस ना हो जाए। तो ये जो फैट लेयर है ये एक स्मूथनेस प्रोवाइड करती है जिससे कि मूवमेंट्स आसानी से होते हैं। इट मेक्स द फूड टेस्टी, ये तो बिल्कुल सत्य है कि जो फ्राइड फूड्स होते हैं या जो घी से बने वो जो पदार्थ होते हैं वो बहुत टेस्टी लगते हैं। पकौड़े हैं, समोसे हैं, टिक्की है, भुनी हुई सब्जियां हैं, मीट की डिशेस हैं, तो ये हमें ज़्यादा स्वाद लगती हैं और हमें खाने में एक रुचि पैदा करती हैं। एंड दे गिव सैटिस्फैक्टरी वैल्यू टू द फूड। फैट्स बहुत समय लेते हैं डाइजेस्ट होने में और क्योंकि ये समय लेते हैं इसलिए हमको एक ये फीलिंग आती रहती है कि हमारा पेट जो है वो भरा हुआ है। ये तो थे इनके फूड सोर्सेज देखते हैं। हम इनके फूड सोर्सेज को दो भागों में बांटते हैं, एनिमल सोर्सेज और प्लांट सोर्सेज। एनिमल सोर्सेज ऑफ फैट्स हैं मीट, एग्स एंड पोल्ट्री, और होल मिल्क जैसे घी एंड बटर। और प्लांट सोर्सेज हैं जैसे वेजिटेबल ऑयल्स, मस्टर्ड है, सनफ्लावर है, ऑलिव है, एंड नट्स या सूखे मेवे। अब ये हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स थे। अब हम आते हैं अपने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पे। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में हम लेते हैं वाइटामिन्स। वाइटामिन्स भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और ये हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ सुचारू रूप से चलें इसके लिए बहुत आवश्यक हैं। ये बहुत कम मात्रा में चाहिए लेकिन इनका होना अत्यंत आवश्यक है। हम इनको घुलनशीलता के स्तर पर दो भागों में वर्गीकरण करते हैं, फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल विटामिन्स में आते हैं विटामिन A, D, E और K, और वाटर सॉल्युबल में आते हैं बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप एंड विटामिन C। बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप में 11 विटामिन्स होते हैं। ये एक कंप्लीट ग्रुप है। तो चलिए हम सबसे पहले विस्तार में लेते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन्स को, वो है विटामिन A। विटामिन A के क्या फंक्शन है हमारी बॉडी में? इट इम्प्रूव्स हेल्थ ऑफ आईज एंड स्किन। हमारी विजन और हमारी आँखों के स्वास्थ्य के लिए वो बहुत ज़रूरी है। हमारी स्किन जैसे एपिडर्मिस है, हमारी श्लेष्मा झिल्ली है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, हमारे सेल्स की झिल्ली है, उन सब की हेल्थ के लिए विटामिन A बहुत एसेंशियल है। प्रोटेक्ट्स फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीजेस, हमारी बॉडी को इम्यूनिटी देता है, हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करता है जिससे कि हम इन्फेक्शियस डिजीजेस से लड़ सकें और अपने को बचा सकें। एंड एसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड टीथ, बल्कि टीथ के एनेमल के लिए, जो ऊपर की लेयर होती है टीथ के लिए एनेमल, उसकी स्वास्थ्य के लिए विटामिन A बहुत एसेंशियल है। विटामिन A के सोर्सेज हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल, हरी पत्तियाँ, येलो एंड रेड कलर्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जैसे पपीता है, गाजर है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, एग्स, लिवर, फिश एंड फिश ऑयल्स। विटामिन D,
विटामिन डी जो है वो, मैं आपको एक जानकारी दूं कि वो हमारे शरीर में एक प्रिकर्सर के रूप में रहता है हमारी स्किन के नीचे, और जब अल्ट्रावायलेट रेज सन की हमारे ऊपर पड़ती है तो वो विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाता है। विटामिन डी हमारे लिए ज़रूरी है हमारी हड्डियों और दांतों को सुदृढ़ करने के लिए, उन्हें मजबूत करने के लिए, और ये प्रमोट करता है, रेगुलेट करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड phosphorus in our body. It also maintains the level of calcium in the blood. एक समय में कितना कैल्शियम ब्लड में होना चाहिए उसके दर को भी ये मेंटेन करता है। तो इसका सबसे अच्छा सोर्स तो सनलाइट है, उसके बाद फिश एंड फिश ऑयल्स, एग, बटर एंड चीज़। हमारा दूसरा विटामिन है विटामिन के। विटामिन के जो है ये प्रमोट्स क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। आपने देखा जब आपको चोट लग जाती है तो रक्तस्राव होता है, रक्त बहने लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो अपने आप ही कोएगुलेट हो जाता है या थिक होने लगता है और एक थक्का बन जाता है। उस थक्का बनने को प्रमोट करता है विटामिन के। अगर विटामिन के नहीं हो तो क्या होगा कि रक्तस्राव होता रहेगा और हेमरेज हो जाएगा। ये प्रेजेंट है इन होल व्हीट, कैबेज, पीज एंड पोटैटो। फिर हम आते हैं विटामिन ई। विटामिन ए एक एंटीऑक्सीडेंट है, यानी ये खुद को डिस्ट्रॉय करके बाकी न्यूट्रिएंट्स को डिस्ट्रॉय होने से बचाता है, उनको ऑक्सीडेशन से बचाता है। इट प्रोटेक्ट्स ब्रेकडाउन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, प्रमोट्स ग्रोथ ऑफ मसल्स एंड हेल्दी स्किन। हमारे मांसपेशियों के लिए, हमारी स्किन के लिए ज़रूरी है। और डक्टलेस ग्लैंड्स जो हमारी हार्मोनल ग्लैंड्स हैं उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए इसकी आवश्यकता होती है। इट इज़ प्रेजेंट इन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, whole cereals and pulses, liver, egg, milk and vegetable oils. अब हम आते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन्स में। इसमें सबसे पहले हम लेते हैं बी कॉम्प्लेक्स। वैसे मैंने आपको बताया कि बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप में 11 विटामिन्स हैं, लेकिन हम आज की इस सेशन में इसको एक सामूहिक ग्रुप की तरह ले रहे हैं और हम इनकी जो सामूहिक फंक्शंस हैं उनको डिस्कस करते हैं। इट हेल्प्स द बॉडी टू यूज़ एनर्जी, ऊर्जा का किस तरह इस्तेमाल होगा ये रेगुलेट करते हैं। हेल्प्स इन मेटाबॉलिज्म, प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिजीजेस एंड प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द नर्वस सिस्टम। ये किस में प्रेजेंट है? ऑल पल्सेस, होल ग्रेन्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, फिश, मीट, एग्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। विटामिन सी। विटामिन सी का कार्य है प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीजेस। ये हमें क्षमता देती है कि हम अपने को बीमारी से बचा सकें, यानी हमारे शरीर को ये स्वस्थ रखता है। हेल्थ ऑफ गम्स एंड टीथ एंड हेल्थ ऑफ द इंटरनल, ऑल इंटरनल लाइनिंग्स ऑफ द बॉडी, जो हमारी अंदर की झिल्लियाँ हैं उसकी हेल्थ की देखभाल करता है। इट इज़ प्रेजेंट इन सिट्रस फ्रूट्स, जैसे संतरा है, मौसमी है, ये सब बहुत अच्छे सोर्सेज हैं। नींबू है, लीफी वेजिटेबल्स, स्प्राउटेड लेग्यूम्स, guava and amla. Amla is the richest source of vitamin C. Now let's come to minerals या खनिज लवण। खनिज लवण का हम वर्गीकरण करते हैं 2 भागों में, डिपेंडिंग ऑन देयर यूसेज इन आवर बॉडी। तो हम मेजर मिनरल्स एंड ट्रेसेस में करते हैं। मेजर में आते हैं कैल्शियम, फास्फोरस, सल्फर, सोडियम, क्लोरीन एंड मैग्नीशियम, और ट्रेसेस में आते हैं आयरन, आयोडीन, मैंगनीज, कॉपर, जिंक एंड कोबाल्ट। मैं आपको बता दूं शिक्षार्थियों कि मिनरल्स हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं हो सकते हैं, अतः इनका डाइट में होना अति आवश्यक है। ये बहुत कम मात्रा में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन वो कम मात्रा भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि अगर वो नहीं मिलेंगे तो हमारी बॉडी में बहुत डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं। आइए हम इनके फंक्शंस की बात करते हैं। हमने आज 4 मिनरल्स लिए हैं इस सेशन के लिए। कैल्शियम एंड फास्फोरस, ये ज़रूरी है फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, मसल्स की हेल्थ के लिए। मेंटेनेंस ऑफ वाटर बैलेंस इन द बॉडी एंड नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बोन्स। इनके सोर्सेस क्या हैं? ऑल मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सीरियल्स एंड पल्सेस एंड मीट एंड एग्स। आयरन जो है दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ हीमोग्लोबिन।
हीमोग्लोबिन जो रेड कलर देता है हमारे ब्लड को, वो दो भाग में से बनता है, एक तो ग्लोबिन प्रोटीन और हीम आयरन। तो ये ऑक्सीजन कैरियर है और समस्त शरीर में ये ऑक्सीजन ले जाके ऑक्सीडेशन करता है और एनर्जी को रिलीज करता है। किस में प्रेजेंट है ये? ऑल ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, पल्सेस, लेग्यूम्स यानी फलियाँ, मीट एंड एग्स, जैगरी गुड़, डेट्स, खजूर और पोमीग्रेनेट अनार। आयोडीन, हमारे गले में एक थायराइड ग्लैंड है, एक डकलेस ग्लैंड है जिसको हम थायराइड कहते हैं। उसका एक हार्मोन है जिसको हम थायरॉक्सिन कहते हैं। उस थायरॉक्सिन के फॉर्मेशन के लिए हमें आयोडीन की बहुत आवश्यकता होती है। तो प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड, वो हमारी बॉडी के मेटाबॉलिक फंक्शंस को, एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करता है ये हार्मोन। इसके लिए आयोडीन इसलिए बहुत आवश्यक है। इट इज़ प्रेजेंट इन सी फूड। अब हर किसी को तो सी फूड अवेलेबल नहीं होता, तो कई बार बहुत आयोडीन डेफिशिएंसी हो जाती है। तो गवर्नमेंट ने एक अभियान चलाया कि उन्होंने नमक को फोर्टिफाई कर दिया आयोडीन से। अब नमक तो हर कोई इस्तेमाल करता है, तो सबको आयोडीन की मात्रा उचित दर में मिल जाती है। अब आप आते हैं इम्पॉर्टेंस एंड सोर्सेज ऑफ डाइटरी फाइबर। तो हमारे न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे ख़त्म हो गए। अब मैंने आपको बताया कि कुछ दो ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि हमें न्यूट्रिशन नहीं देते हैं, लेकिन हमारी डाइट में उनका होना बहुत एसेंशियल है। वो है डाइटरी फाइबर या रेशे। इनका क्या फंक्शन है? एड्स बल्क टू द इंटेस्टिनल कंटेंट। जब तक कि बल्क नहीं होगा, भार नहीं होगा, तो हमारे इंटेस्टिनल कंटेंट्स जो हैं वो बाहर नहीं निकल पाएंगे, चिपक जाएंगे हमारी। तो ये प्रमोट करते हैं कि इंटेस्टाइन की पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स हो सके और खाना नीचे पुश हो सके, वेस्ट प्रोडक्ट्स। कीप द इंटेस्टाइन्स क्लीन, जैसे झाड़ू से आपकी मदर सींक वाली झाड़ू से या ब्रिसल्स वाले ब्रश से क्लीन करती हैं सब कुछ, उसी तरह से रेशे वो ब्रिसल्स हैं जो हमारी इंटेस्टाइन्स को क्लीन करते हैं। प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशन एंड कैंसर ऑफ कोलन। गिव्स सटाइटी वैल्यू एज च्यूइंग गेट्स प्रोलॉन्ग, तो हमें लगता है कि हमारे पेट में अभी खाना है। एंड प्रिवेंट्स ओबेसिटी एंड डायबिटीज़। इनके सोर्सेज क्या हैं? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स एंड होल व्हीट दलिया। अब हम आते हैं वाटर पे। वाटर की क्या आवश्यकता है? इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल बॉडी फ्लूइड्स, चाहे वो एंजाइम्स हो, चाहे वो ब्लड हो, चाहे वो हॉर्मोन्स हो। हेल्प्स टू डाइजेस्ट फूड, transport nutrients in the body, maintains body temperature and removes waste products from the body. सारे liquid waste water में घुलनशील होते हैं और वो हमारी बॉडी से निकल जाते हैं through sweat, through urine. इसके sources क्या हैं? Drinking water, beverages like tea and coffee and fruit juices and soups. तो शिक्षार्थियों, आज हमने बात करी nutrients की. So that was all for today. आई होप यू इन्जॉयड द लेसन। आपको ये रोचक लगा, ज्ञानवर्धक लगा। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है फूड, और मैं आशा करूँगी कि आप इसको अपने जीवन में, आप इस जानकारी से लाभ उठाएंगे। सो ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी। थैंक यू। नमस्कार।